हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव में 4 भाई गौतम, धीरज, अक्षत और चिराग एक साथ रहा करते थे। उनके साथ उनकी बूढ़ी माँ अनामिका भी रहती थी। चारों ही गांव में अपना ढाबा चलाते थे और पैसे कमाते थे। चिराग तो जाकर बाजार से सब्जियां और बाकी का माल ला ट्रक में भरकर। ढाबे में दाल, नमक, चीनी, चावल सब खत्म हो गए हैं। बोरियां भर भर के लानी होंगी। ठीक है अक्षत, तब तक तू ये ग्राहकों को संभाल। ओके गौतम, जल्दी से इस खीर में ड्राई फ्रूट्स चॉप करके डाल दे। मैं तब तक फटाफट से वो गली नंबर 12 का शादी का खाना पहुंच गया है कि नहीं वो एक बार कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है धीरज, काजू, किशमिश और बादाम और ये थोड़ी सी केसर भी। इस तरह चारों भाई एक साथ मिलकर काम किया करते। चारों ने अपनी पढ़ाई पूरी की होती है, लेकिन उनके पिताजी के जाने के बाद उनके ढाबे को संभालने वाला कोई नहीं था। इसीलिए वो चारों अपने पिताजी का ढाबा संभाल रहे थे। साइड बाय साइड वो कई जगहों पर नौकरी के लिए भी अप्लाई कर रहे थे। ये लो बच्चों, तुम चारों के लिए ठंडी ठंडी लस्सी। दिन भर काम करके थक गए होगे ना, पी लो। माँ, लेकिन पहले ही इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसमें आप हमें लस्सी पिला रही हो। ओए अक्षत के बच्चे, तुझे अगर लस्सी नहीं पसंद तो उसमें हम क्यों अपना घाटे का सौदा करें। हम तीनों को चाहे सर्दी हो या गर्मी, लस्सी हमारी ऑल टाइम फेवरेट है। कोई बात नहीं अक्षत बेटा, तू इन 3 बंदरों की बात मत सुन। तुझे सर्दियों में गाजर का हलवा पसंद है ना? मैंने गाजर का हलवा बनाया है, खाएगा? हाँ माँ, नेकी और पूछ पूछ। ठीक है बेटा, अभी लाती हूँ गरम करके। अनामिका गाजर का हलवा ओवन में गरम करती है और उसे अक्षत को परोसती है, और इसी तरह पूरा परिवार हंसी खुशी से बातें करता है और फिर चारों भाई सो जाते हैं। चारों भाई अपने ढाबे को अच्छी तरह से संभाल रहे होते हैं। फिर कुछ महीनों बाद उन चारों की शादी हो जाती है। गौतम की शादी ईशानी से होती है, चिराग की शादी प्रीति से होती है, धीरज की शादी बुलबुल से होती है और अक्षत की शादी अंजलि से। चारों बहुएं घर में आते ही अपनी पहली रसोई की रस्म से सबका दिल खुश कर देती हैं। अरे वाह प्रीति, तुमने तो कढ़ाई पनीर बनाया है, एकदम लाजवाब है। क्यों माँ? हाँ प्रीति बहू, मुझे भी बहुत अच्छी लगी तुम्हारे हाथ की कढ़ाई पनीर। माँ जी, धीरज जी, मैंने जो मालपुआ बनाया है उसे भी चक्कर देखिए ना, कैसा बना है। बहुत अमेजिंग, मतलब मैं तो पागल हो जाऊंगा ये इतना सारा अच्छा खाना खाकर। ईशानी, तुम्हारे हाथ का बना सूजी का हलवा भी बहुत टेस्टी है, और तो और ये मसाला पापड़ भी। इस तरह का मसाला पापड़ मैंने कभी नहीं खाया। टू गुड यार। अंजलि, तुमने भी अपने खाने से मेरा और हम सबका दिल छू लिया आज। अनामिका अपनी चारों बहुओं को शगुन देती है और चारों ही उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। सदा सुहागन रहो तुम चारों ही। मैं और मेरे चारों बेटे बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे घर में एक नहीं बल्कि 4 माँ अन्नपूर्णा के रूप पधारे हैं। जुग जुग जियो बहुओं। थैंक यू माँ जी। कुछ दिन बाद चारों भाइयों को एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री में बड़े बड़े पोस्ट पर नौकरी मिल जाती है और वो चारों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन एक चिंता रहती है। नई नौकरी मिलने की खुशी तो है, लेकिन साथ ही में एक और बड़ी चिंता यह है कि हम जब नौकरी पर जाएंगे तो ढाबे को संभालेगा कौन। हाँ माँ, वही एक चिंता वाली बात है। हम ढाबे को तो कभी बंद नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ हमारा ढाबा नहीं है, हमारे पापा के इमोशंस जुड़े हैं उस ढाबे से। एक अलग सा लगाव है उससे। तभी चारों बहुएं एक दूसरे की तरफ नजर घुमाती हैं और फिर कहती हैं, चिराग जी, हम चारों संभालेंगे ढाबे को। वैसे भी हम चारों दिन भर घर पर रहकर बोर ही होते हैं, तो बोर होने से अच्छा है कि कुछ काम ही कर लें। हाँ, और वैसे भी हम चारों के हाथ का खाना आप सब इतने चाव से खाते हैं, तो लोगों को भी हमारे हाथ का बना खाना अच्छा लगेगा। और आप लोग चिंता मत कीजिए, हम औरतें हैं, इसीलिए हमें कमजोर या कम दिमाग भी मत समझना। बिजनेस कैसे संभालते हैं, कैसे चलाते हैं, उन सब का नॉलेज है हमें। अब इसमें वेज नॉन वेज खाना कहाँ से आ गया बुलबुल बहू? वेज नॉन वेज नहीं माँ जी, नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान। तो फिर
क्या सोचा है आप चारों ने? आप चारों को हमें ढाबा सौंपना है या अब भी आप चारों कोई एतराज कर रहे हैं? चारों भाई आपस में बात करके फैसला लेते हैं और ढाबे को चारों बहुओं के हाथों में सौंप देते हैं। अब चारों भाई काम पर जाते हैं और चारों बहुएं ढाबा संभालती हैं और दिन भर बहुत सारे पैसे कमाती हैं, लेकिन वो चारों ही ढाबे से कमाए हुए पैसों को अपने पास रख लेती हैं। सबने अपने अपने हिस्से के पैसे रख लिए ना? हाँ हाँ, रख लिए हैं। ध्यान रहे, किसी को पता नहीं लगना चाहिए घर पर कि हमारी कमाई कितनी हो रही है और हम घर वालों को कितना काम बता रहे हैं, ताकि हम बाकी के पैसे छुपाकर अपने पास रख सके। हाँ गाइस, चलो चलो जल्दी से ढाबा शट डाउन करते हैं, वरना वो बुढ़िया चिल्लाने लग जाएगी और चिल्लाते चिल्लाते ढाबे तक पहुंच जाएगी, हमारी छाती पर मूंग तलने। इस तरह चारों बहुएं पैसा छुपा छुपा कर रखा करती और घर जाकर कहती, अक्षत जी, आज तो बहुत ही कम कमाई हुई, शायद ठंड ज्यादा हो रही है ना, इसीलिए लोग ढाबे पर आना अवॉइड कर रहे हैं। अरे तो अंजलि भाभी, इसका तोड़ भी है ना हमारे पास। आप दिन रात हमारे ढाबे के सामने अलाव जलाया कीजिए और ज्यादा मत कीजिए, वरना धुएं से प्रदूषण होगा। हाँ अंजलि, ये बेस्ट आइडिया है, ट्रस्ट मी। इससे ग्राहक खाना खाते खाते अपने हाथ पांव बदन भी सेक पाएंगे अलाव में, और हमारे ढाबे का नुकसान भी नहीं होगा इतना। आइडिया तो अच्छा है देवर जी, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि हमने ये वाला आइडिया भी नहीं आजमाया होगा? जी हाँ, हम रोज अलाव जलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राहकों का आना जाना कम ही है। कोई लंबी लंबी कतारें नहीं लग रही हैं इस ढाबे पर। होगा बहुओं, होगा, धीरे धीरे ही सही। चारों बहुएं ढाबे के जरिए कमाती तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन यूं ही रोजाना वो अपने ससुराल वालों को बेवकूफ बनाती रहती हैं कि ढाबे पर कमाई ज्यादा नहीं हो रही, और वो चारों आपस में अपने अपने हिस्से के पैसे बांट लेती और पतियों को बहुत कम पैसे देती। फिर दिन अचानक से चारों के पति घर पर उदास होकर लौटते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम सब इतने चिंताग्रस्त क्यों हो? कोई परेशानी वाली बात है क्या? चिराग, अक्षत, गौतम, धीरज, कुछ तो बोलो। मौन व्रत धारण कर लिया है क्या? माँ, दरअसल वो हमारी जॉब छूट गई है और कंपनी को हमारे कारण बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसकी भरपाई हमें करनी होगी, वो भी 50,000 रुपए। और अगर हमने भरपाई नहीं की तो कंपनी वाले हम पर लीगल एक्शन लेंगे और हमें जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देंगे। हमारे पास 50,000 नहीं है इस वक्त, इसलिए हम परेशान हैं। ये सब सुनकर चारों बहुएं घबरा जाती हैं और फिर वो कहती हैं, घबराइए मत, हम चारों हैं ना, हम मदद करेंगे। हाँ अक्षत जी, प्लीज स्ट्रेस मत लो, हम चारों ने ढाबे से कमाए हुए पैसों को छुपा कर रखा था। हम चारों के पैसों को मिलाकर 50,000 तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तभी चिंता के भाव में जाने अनजाने से ही, लेकिन अंजलि ने सारा सच सबके सामने कह ही दिया। वाह अंजलि जी वाह, आप चारों को मानना होगा, अपने ही घर में ये सब कर रही हैं आप सब। अरे क्या कमी रखी है हम चारों ने अपनी अपनी बीवियों के लिए, हर चीज तो प्रोवाइड करती है ना टाइम पर। ईशानी, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अरे मांगती तो मैं तुम लाखों रुपए एक बार में ही दे देता, लेकिन ये छल क्यों किया? इससे ही समझ आता है कि कितने लॉयल हैं हमारी बीवियां हमारे साथ। क्यों प्रीति? बुलबुल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बहुओं, ये चारों भी नाटक कर रहे थे ताकि तुम चारों का सच सामने आ जाए। चारों बहुओं को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। आई एम सॉरी। बीवियां रोने लगती हैं, तभी पति उन्हें गले से लगाते हैं और उस दिन के बाद से चारों बहुएं शिद्दत और ईमानदारी से ढाबा चलाने लगती हैं। मोहकपुर कहकर एक गांव में रतनलाल नामक एक आदमी रहता था, जिसका एक ढाबा भी था। उसके ढाबे में विक्रांत एक रसोइया के तौर पर काम किया करता था। विक्रांत इतना अच्छा खाना बनाता कि सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते। ओ वाह जी वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, मजा ही आ गया। बरसों बाद इतनी अच्छी बिरयानी खाने को मिली है, दिल को सुकून मिल गया। हाँ हाँ, इस ढाबे का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा और मजेदार रहता है। सारा क्रेडिट यहाँ के शेफ को जाता है। विक्रांत भाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। जी धन्यवाद। अरे विक्रांत, चलो अंदर रसोई में जाकर फटाफट खाना बनाओ। अपनी तारीफें सुनी नहीं कि आ गई तुरंत, जाओ अंदर।
विक्रांत का मालिक रतनलाल थोड़ा क्रूर स्वभाव का था। वो विक्रांत से सही से बात नहीं करता और तो और उसमें दुनिया भर के घमंड भी था, जबकि विक्रांत के हाथ के बने खाने की वजह से ही उसका ढाबा चल रहा था। उसके बावजूद भी उसे विक्रांत की जरा सी भी कद्र नहीं थी। फिर एक दिन अचानक से रतनलाल के ड्रॉर में रखे पैसे गायब हो जाते हैं। अरे ये क्या, मेरे पैसे कहाँ चले गए? इतना बड़ा नोटों का बंडल था, न जाने कहाँ चला गया। ड्रॉर से कैसे गायब हो सकता है? कहीं कहीं विक्रांत ने तो नहीं? रतनलाल विक्रांत के पास जाता है और गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई रे कमीने? मेरे ही ढाबे में रहकर मेरे ही पैसे चुराए तूने। बता मेरे पैसे कहाँ हैं, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, गधे घोंचू। साहब साहब, ये आप क्या कह रहे हो? मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मेरा यकीन कीजिए साहब, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए हैं। मैं तो यहाँ रसोई में ही हूँ, कब से खाना बना रहा हूँ, शादी के फंक्शन की डिलीवरी का। अरे चुप बैठ तू, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं तू किस तरह का आदमी है। तुम जैसे दो कौड़ी के गरीब भिखारी लोगों को जिस थाली में खाना हो उसमें छेद कैसे करना है वो बखूबी अच्छे से आता है। चल निकल मेरे ढाबे से, चोर कहीं का, निकल यहां से, दफा हो जा। साहब साहब, मुझे मत निकालिए, मेरी बात तो सुनिए साहब। साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ साहब। विक्रांत अपनी बेगुनाही के लिए बहुत विनती करता है, लेकिन रतनलाल उसे ढाबे से धक्के मारकर बाहर फेंक देता है, जिससे बेचारे विक्रांत को चोट भी आती है। आइंदा से फिर कभी भी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना मुझे। विक्रांत रोते रोते हिम्मत जुटाकर अपने घर जाता है और खूब रोता है। वो अपनी बीवी नयनतारा को सारी बात बताता है। तभी नयनतारा कहती है, जी मैं और मेरा दिल जानता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है और आप बेगुनाह हो। चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं अभी हल्दी वाला दूध और लेप बनाकर लाती हूँ, आपकी चोट को आराम मिलेगा। हाँ नयनतारा। नयनतारा लेप बनाती है और विक्रांत की चोट पर लेप लगाती है। एक हफ्ते तक तो विक्रांत घर पर ही रहता है और वो अपनी चोट के कारण आराम करता है, लेकिन अब घर पर सब कुछ खत्म होने लगता है। विक्रांत जी, आज हमें मंदिर में बंटने वाला खाना ही खाना होगा, क्योंकि हमारे घर में अन्न का एक निवाला नहीं बचा। सब कुछ खत्म हो गया है। नयनतारा, मेरे पास जितने भी पैसे थे सारे खत्म हो गए हैं। लगता है अब नई नौकरी ढूंढने जाना ही पड़ेगा। विक्रांत पूरे गांव में जाकर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। विक्रांत निराश होकर घर लौटता है। अब तो उनके घर का मालिक आकर उनके घर की बिजली काट देता है और पानी का कनेक्शन भी रोक देता है, क्योंकि उन्होंने सही समय पर बिल नहीं भरा था। विक्रांत जी, मेरे पास एक सुझाव है। देखिए, आपके हाथ का बना खाना सभी को बहुत पसंद आता है। सभी गांव वाले आपके हाथ के खाने के दीवाने हैं, तो ऐसे में क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोलें? अरे वाह नयनतारा, सुझाव तो काफी अच्छा है, लेकिन एक ढाबे को बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। हम उतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। काश कि हमारे पास पैसे होते, हम कितनी आसानी से ढाबा खोल पाते। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम राजेंद्र है। वो एक अच्छी नौकरी पर है, शायद वो कुछ पैसों की मदद कर दे। विक्रांत अपने दोस्त राजेंद्र से पैसों की मदद मांगने के लिए उसके गांव प्रीतमपुर जाता है। वो हाथ गाड़ी में बैठे हुए जब जा रहा होता है, तभी उस गांव में कई सारे बांस के खेत देखते हैं और गांव में ज्यादातर बांस के घर ही दिखता है। अरे वाह, प्रीतमपुर कितना सुंदर है। कितने सारे बांस के खेत हैं यहाँ पर, और तो और इतने सारे बांस के घर, बांस के फर्नीचर, बांस की बनी दुकानें। अगर कोई सीमेंट का मकान न बना पाए तो वो बेचारा अपने बांस के मकान तो बना ही सकता है ना। विक्रांत अपने दोस्त राजेंद्र के घर तक पहुंचता है। यही घर है, पता तो यहीं का था, लेकिन ये क्या, राजेंद्र के घर को ताला क्यों लगा है? काका, काका सुनिए ना, ये यहां इस घर में राजेंद्र नाम का एक आदमी अपनी बीवी बच्चे के साथ रहता है। वो कहां चला गया? ये इस घर पर ताला कैसे लगा है? अरे बेटा,
राजेंद्र तो 2 महीने पहले ही ये गांव छोड़कर शहर चला गया। उसे एक अच्छी नौकरी का बुलावा आया, इसलिए वो चला गया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो काका, क्या आप मुझे राजेंद्र का फोन नंबर या फिर उसके शहर के घर का पता दे सकते हैं, अगर आपको पता हो तो? माफ कर दो बेटा, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि वो शहर में गया है। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया काका। विक्रांत हताश होकर वहां से चला जाता है और वो घर जाकर बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। क्या हुआ जी? आप अपने दोस्त के पास गए थे ना? पैसों का बंदोबस्त हुआ? क्या हुआ, बोलिए ना, आप इतना उदास क्यों हैं? नयनतारा, वो दरअसल राजेंद्र अब प्रीतमपुरा में नहीं रहते। वो कहीं किसी शहर में चला गया है। उसे नौकरी का बुलावा आया है, इसलिए। हे भगवान, जाने दीजिए, आप अपना मन उदास मत कीजिए। हमारी मुसीबत का कोई ना कोई तो जरूर निकल जाएगा हल। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। इतनी ईमानदारी और इतनी निष्ठा से काम करने के बावजूद भी मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वो सही कहते हैं, इस कलयुग में ईमानदार और अच्छे लोगों की जगह ही नहीं है। विक्रांत बाद में सोते वक्त कुछ सोच रहा होता है, तभी उसे प्रीतमपुर के बांस के घर और खेती याद आते हैं और वो एकदम से उठकर कहता है, क्यों ना मैं बांस का ढाबा बनाऊं? नयनतारा, तुम्हें पता है, जब मैं प्रीतमपुरा गया था तभी मैंने वहां पर कई सारे बांस के खेत देखे थे, और तो और बांस के घर भी देखे थे। बांस की लकड़ियों से मैं एक अच्छा सा ढाबा बना सकता हूं और उसमें खाना बनाकर बेच सकता हूं। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छा सुझाव है। विक्रांत अब प्रीतमपुर में फिर से जाकर वहां से ढेर सारे बांस की लकड़ियां तोड़ता है और उन्हें इकट्ठा करके एक बांस का ढाबा तैयार करता है और वहां पर खाना बनाकर बेचने लगता है। वहीं रतनलाल के ढाबे पर एक कुत्ता तक दुम नहीं हिलाने आता है और यहाँ विक्रांत के ढाबे पर एक दिन में ही ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है और सभी उसके खाने की प्रशंसा करने लगते हैं। ओए होए होए होए, बहुत ही बढ़िया और लजीज खाना बना है। पूरे गांव में इससे अच्छा खाना मैंने और कहीं भी नहीं खाया। अरे वाकई में काबिले तारीफ है तुम्हारा ढाबा। बाकी ढाबों से ज्यादा इस ढाबे में सुकून है। और वाह 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 वाह, क्या कलाकारी है। बांस की लकड़ियों का बना ढाबा, बांस की कुर्सी, बांस की टेबल। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह विक्रांत के बांस के ढाबे की खूब सफलता होने लगती है और वो ऑनलाइन भी बहुत फेमस होता है। वहीं रतनलाल को न चाहते हुए भी आखिर में तंगी के कारण अपने ढाबे को ताला लगाना ही पड़ता है और उसे ताला लगाते समय ढाबे के स्टोर रूम में उसके पैसे दिखाई पड़ते हैं। अरे, ये पैसे तो यहाँ पर है। ओह, अभी याद आया, मैंने उस दिन उन पैसों को संदूक में रख दिया था और फिर उस संदूक को इस स्टोर में मैंने रख दिया और भूल गया और खामखां विक्रांत पर इल्जाम लगाया। अरे नहीं, मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। रतनलाल अपना सर पकड़ लेता है और पछता के रह जाता है। वहीं विक्रांत ऊंचाइयों की इमारतें छूता है। जीवनपुर कहकर एक गांव में उदय नामक एक समोसे वाला रहता था। उदय का समोसा पूरे गांव में सबसे सस्ता समोसा था। उदय अपने समोसे को बाकी दामों के मुताबिक बहुत ही कम दाम में बेचता था। समोसे ले लो, समोसे, खस्तेदार, कुरकुरे और चटपटे समोसे। इतने सस्ते के यकीन नहीं हो पाएगा। समोसे ले लो, समोसे, समोसे ले लो, समोसे। अरे वाह वाह, जहाँ पूरे गांव में 10 रुपए का एक समोसा मिलता है, वहीं यहाँ पर 5 रुपए का एक समोसा मिलता है। बहुत खूब उदय भाई, हमें तो आपके यहाँ का समोसा ही खाने। अरे हाँ हाँ, अरे जहाँ हम 10 रुपए में एक समोसा खा लेते हैं, वहीं अगर उस 10 रुपए में हमें 2 समोसे मिल जाए तो हम क्यों छोड़े इस सुनहरे अवसर को भैया। धन्यवाद भाइयों, 10 के 2 मिल रहे हैं तो क्यों ना 20 के 4 खा लिए जाए। ये लो, 4 खाओ। उदय अपने ग्राहकों को सस्ते दाम में समोसे बेचता, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही भयानक असलियत छुपी हुई थी। उदय अपने समोसे को एक्सपायरी डेट्स वाले पदार्थों से बनाया करता था। वो एक्सपायर डेट वाला सस्ता मैदा, गांव की दूषित नदी का गंदा पानी, एक्सपायर डेट वाला तेल और सारे गंदे पदार्थों को मिलाकर समोसे बनाता। बेचारे गांव वाले, उन्हें तो खबर भी नहीं कि मैं इन समोसे को कैसे बनाता हूँ।
बड़े आए सस्ते दाम में खाने वाले। अरे सस्ते दाम में खाओगे तो ऐसा ही खाना मिलेगा, हाँ? मुझे क्या, मेरी तो हर दिन दिवाली है इस नुस्खे से। तभी उदय के पिताजी शंकर कहते हैं, अरे उदय बेटा, क्यों पूरे गांव की जान लेने के पीछे तुला हुआ है? क्यों लालच में आकर सबकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये जो कुछ भी तू कर रहा है ना, ये सरासर गलत और गैर कानूनी है। इसके बारे में अगर किसी को पता चला तो तुझे कोई छोड़ेगा नहीं, फिर सड़ते रहना जेल की सलाखों के पीछे। अरे बापू, आप क्यों लोड ले रहे हो? आप चिंता मत करो, किसी को कुछ भी नहीं होगा। अभी वक्त है इन समोसे में नमक मिलाने का, हाँ? लेकिन नमक तो महंगा आता है। इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। क्रूर उदय अपने बदन के पसीने को निचोड़ के समोसे के मसाले में मिलाता है। अब मेरे नमकीन पसीने से इस समोसे के स्वाद में और भी 4 चांद लग जाएंगे। अच्छी, मेरा बेटा लालच में इतना बेशरम बन जाएगा, मैंने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। उदय पिता शंकर की एक नहीं सुनता और बस अपनी ही मनमानी करते हुए बाजार में वो हानिकारक समोसे बेचा करता और बेचारे गांव वाले सस्ते दाम के आकर्षण में उदय के इस जानलेवा चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और रोजाना ढेरों समोसे खाते हैं। ले लो भाई ले लो, ताजा ताजा मस्त मस्त समोसे ले लो। एक बार खाओगे तो 1000 बार खाओगे। लेकिन उन दूषित समोसों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया होता है। धीरे धीरे गांव में हर एक गांव वाले की तबीयत खराब होने लगती है और ऐसे ही कुछ ही दिनों में आधा गांव बीमार पड़ जाता है। गांव का एक ही हॉस्पिटल होता है तो वहां का डॉक्टर ये कहता है, आधा गांव बीमार पड़ चुका है, सबको फूड पॉइजनिंग हुआ है, बुजुर्ग लोगों को हार्ट की बीमारी भी हुई है। ये सब कुछ कॉन्टेमिनेटेड, कुछ दूषित खाने की वजह से हुआ है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये सब उन समोसों को खाने के बाद ही हुआ है। हाँ, मेरे घर में भी मेरी बीवी बच्चों की हालत बहुत खराब हो गई है। ये सब उस कमीने उदय समोसे वाले की वजह से ही हुआ है। चलो उसे अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं। सभी गांववासी एक साथ मिलकर उदय के घर के बाहर जाते हैं और उसके घर पर पत्थर फेंकते हैं और खूब चीखते चिल्लाते हैं। लेकिन उदय को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो मस्त मजे से सो रहा होता है। फिर एक दिन गलती से शंकर उस समोसे के मसाले को सब्जी समझकर रोटी के साथ खा लेता है और उसकी भी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है। अरे उदय, उदय बेटा, उदय, मुझे अस्पताल ले चलो उदय बेटा, उदय। हाँ पापा, क्या क्या हुआ है आपको? पापा पापा चलिए, मैं अभी ले चलता हूँ आपको। आप घबराइए मत, मैं हूं ना। उदय शंकर को हॉस्पिटल ले जाता है और कुछ देर के बाद उदय को डॉक्टर बताते हैं कि उदय, तुम्हारे पिताजी कोमा में जा चुके हैं। क्या? हाँ, हम और हमारी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो बस आपकी दुआएं और प्रार्थनाएं काम कर सकती हैं। उदय बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो हॉस्पिटल से सीधा गांव के मंदिर में जाता है। हे भगवान, मैं मानता हूं कि मैंने लालच के प्रकोप में आकर बहुत सारी गलतियां की हैं। आधा गांव मेरी वजह से ही बीमार हो चुका है। लेकिन आज मैं आपके पास अपने पापों की, अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूं। मुझे माफ कर दीजिए भगवान। मेरे बापू वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। उनकी जान बचा लीजिए भगवान जी। मैं आपसे उनकी जान की भीख मांगता हूं। उदय मंदिर जाकर भगवान के सामने उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगता है और अपने पिता की जान बच जाए इसकी विनती भी करता है। उदय गांव के मेले में जाकर सभी गांव वालों से अपने गुनाहों की माफी मांगता है और हाथ जोड़कर सबसे कहता है, मैंने आप सबके साथ जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे? तो जैसे हैवानों को हम आखिरी मौका दे दें? रुक जा, अभी तो तुझे कानून देखेगी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करते हैं इसकी। चलो गांव वासियों। हाँ चलो। नहीं,
ऐसा मत कीजिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए। मेरे बापू कोमा में है, मुझे अपनी गलती का सबक मिल चुका है। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे दूसरों को हानि पहुँचे। मैं ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से समोसे बेचूंगा, एकदम स्वस्थ और एकदम ताज़ा। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मुझे आखिरी मौका दे दो, बस एक आखिरी मौका। उदय गांववासियों के सामने बिलक बिलक कर रोता है और वो शंकर के हालात को देखकर गंभीर चिंता में होता है। ये देख गांव वाले उसे माफ कर देते हैं और एक आखिरी मौका देने के लिए राजी हो जाते हैं। अरे घबराओ मत उदय, शंकर काका को कुछ नहीं होगा और वो सही सलामत हो जाएंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं उदय, रो मत। शंकर काका की तबीयत फिर से चंगी हो जाएगी। पूरा गांव एक साथ मिलकर शंकर के लिए प्रार्थना करता है और अगले 12 घंटों के बाद शंकर कोमा से बाहर आ जाता है और अब एकदम सही सलामत हो जाता है। उदय अपने पिता से मिलकर बहुत रोता है और तभी शंकर कहता है, क्यों, अब समझ आया मोल अपनों को खोने का? जो तू सबके साथ कर रहा था वो तेरे साथ ही हुआ। हाँ बापू, मैं समझ गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गलत था जो आपकी चेतावनी को टालता गया। मुझे माफ कर दो बापू, लेकिन मैं अब से बिना किसी लालच के समोसा बेचूंगा। मैंने सभी गांववासियों से माफी भी मांग ली है। अरे चलो, अच्छी बात है। सेहज पके से मीठा होए, देर से ही सही, लेकिन तुम्हारी अकल तो ठिकाने आई। उदय अब पूरी ईमानदारी और लगन से समोसे बेचने लगता है और इतने स्वादिष्ट समोसे बनाता है कि सभी गांव वालों को उसके हाथ के बने समोसे बहुत पसंद आते हैं। वाह वाह, देखो उदय, बिना किसी लालच के तुमने कितने अच्छे समोसे बनाए हैं। अरे वाकई में लालच एक बहुत ही बुरी बला है। हाँ बिरजू भैया, इस हादसे से मैंने एक सबक सीख लिया है। चाहे कितने भी गलत काम और जुगाड़ करके पैसे कमा लो, वो पैसा हमेशा ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा अच्छे फल ही देगा। और इस तरह लालची उदय अब लालच करना छोड़ देता है और खुशी से और परिश्रम करके समोसे बेचता है और खूब तरक्की भी करता है। शगुन एक गरीब घराने की लड़की होती है। शगुन अपने माता पिता रमा और इंद्रनील के साथ रहा करती थी। एक दिन शगुन के लिए शादी का हाथ मांगने के लिए अभिषेक अपनी मां सुहासिनी और पिता तेज के साथ आता है। शगुन, चलो बेटा, सबको चाय नाश्ता परोसो। दरअसल शगुन को कई सारे अलग अलग प्रकार की चाय बनानी आती है। वो बहुत माहिर है इस सब में। चखिए तो। अरे वाह, सच में शगुन, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो इंसान सीधा स्वर्गलोक में ही चला जाए। ऐसा कौन सा जादुई पाउडर मिलाती हो अपनी चाय में शगुन, जो स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं? बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। जी शुक्रिया। तो रिश्ता पक्का करें फिर? हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। आशा करते हैं कि आपको भी नहीं हो। रही बात अभिषेक की, तो हमारा बेटा एक सरकारी नौकरी पर है, अच्छा कमा लेता है। वो आपकी शगुन को बहुत खुश रखेगा। जी तेज भाई साहब, तो ये रिश्ता पक्का हुआ। लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। रामा जी ने ये गुलाब जामुन बनाए हैं। सभी एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं और शगुन और अभिषेक का रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों की शादी होती है, लेकिन शादी के बाद शगुन के लिए जिंदगी ने क्या सोच रखा था, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। जब वो शादी करके गांव से शहर अपने ससुराल में आती है, तभी उसे पता चलता है कि अभिषेक किसी सरकारी नौकरी पर नहीं है, और तो और वो कुछ पैसे भी नहीं कमाता है। इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने अभिषेक? मैंने और मेरे माँ पापा ने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया और मुझे तुम्हारे हवाले सौंप दिया ब्याह कर, लेकिन तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं और क्या करता शगुन, मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और अगर मैं तुम्हारे पापा के सामने ऐसा बोलता कि मैं कुछ नहीं कमाता, तो वो इस रिश्ते को पक्का करने से इनकार कर देते और मेरे लिए तुम्हारे बिना जीना और भी मुश्किल हो जाता। सॉरी शगुन, मुझे माफ कर दो।
शगुन को मिले इस धोखे से वो बहुत दुखी हो जाती है। घर का खर्च तेज की पेंशन से चलता रहता है, लेकिन अभिषेक को जरा सी भी शर्म नहीं आती और वो दिन भर बस घर पर ही पड़ा रहता। शगुन अपनी सास सुहासिनी से इस बारे में चुपके से रसोई में बात करती है। माँ जी, ये सब क्या है? आपने और पापा जी ने कभी अभिषेक को कुछ समझाया क्यों नहीं? वो अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर रहा है। अब मैं तुझे क्या कहूँ बहू, तेज जी और मैंने उसे निगौड़े को 1000 बार समझाया है कि कुछ तो काम कर, कुछ तो काम कर, लेकिन वो कुछ काम ही नहीं करता। पढ़ लिख कर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। हम दोनों उसे डांट डांट कर थक गए हैं। अब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो चुका है हमारे लिए। शगुन अभिषेक को लेकर बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। वो उसके लिए मिल की एक नौकरी ढूंढती है। ये देखो अभिषेक, अखबार में मिल के लिए वर्कर्स की वैकेंसी के बारे में लिखा है। ये मिल तो हमारे घर के पास ही है, कुछ लगभग 2 से 3 मिनट की दूरी पर। तुम कहो तो मैं यहाँ पर अप्लाई करा देती हूँ। नहीं शगुन, मुझे कोई काम नहीं करना है यार। पापा है ना, घर चल रहा है ना, हमारे खाने के लाले तो नहीं पड़ रहे हैं ना, तो फिर तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अरे चिल करो यार। ऐसे कैसे चिल करूं? तुम क्या हमारे खाने के लाले पड़ने के इंतजार कर रहे हो अभिषेक? जब हम कहीं के भी नहीं रहेंगे तब जाकर तुम काम करोगे क्या? बाप बनने की उम्र हो गई है तुम्हारी, लेकिन अब तक तुम्हारे खुद के भविष्य का कुछ ठिकाना नहीं है। अरे कब तक पापा जी के बलबूते जिएंगे हम? तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती क्या? शगुन देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। आज मैच है, मुझे अच्छे से देखने दो। शगुन के इतना समझाने के बावजूद भी अभिषेक नहीं समझता। कुछ दिनों बाद तेज की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगती है और वो एक दिन दम तोड़ देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद भी अभिषेक की अक्ल ठिकाने नहीं आती। पेंशन आना जारी रहता है, लेकिन अब उस पेंशन में सब कुछ नहीं हो पाता। पापा जी को गए हुए आज 1 महीना हो गया है। अभिषेक, तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं? अभिषेक, आगे चलकर हमारे कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें पता नहीं क्या पापा जी की पेंशन कब तक आएगी? हमें मिलकर माँ जी को संभालना है, हमारे आने वाले बच्चे का भविष्य के बारे में सोचना है, उसके लिए पैसे जुटाने हैं। लेकिन नहीं, तुम तो बस दिन के 8 पहर घोड़े बेचकर सोया करो। एक रोज विधवा सास सुहासिनी शगुन से कहती है, शगुन बहू, मैं अपने बेटी की तरफ से माफी मांगती हूँ तुझसे। उस दिन अगर मैं और तेज जी अभिषेक की झूठी बात में उसका साथ देने से मना कर देते तो शायद समधी जी ये शादी करने से मना कर देते और तुम आज इस घर की बहू भी नहीं होती और ना ही अभिषेक जैसे पति के टेंशन में दिन रात तिल तिल करके जीती। नहीं माँ जी, आप इस बात के लिए मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, मैंने कुछ सोचा है, प्लीज उस काम को करने के लिए मुझे मना मत कीजिए। क्या बहू, बताओ ना। माँ जी, वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक चाय की दुकान खोल लूं, छोटी सी। हर गली चौक चौराहे नुक्कड़ पर चाय की दुकान होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो है ही नहीं। हमारे मोहल्ले वालों को दूसरे मोहल्ले में जाकर चाय पीनी पड़ती है। घर में थोड़े पैसे भी आ जाएंगे और मेरा समय भी गुजर जाएगा। ठीक है शगुन बहू, अगर तुझे सच में काम करने की इच्छा है तो तू कर। मेरा आशीर्वाद तो वैसे भी हमेशा तेरे साथ ही है। शगुन बहुत खुश हो जाती है और वो नुक्कड़ पर अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलती है और वहाँ पर तरह तरह के फ्लेवर्स वाली चाय बनाती है और साथ ही स्नैक्स बिस्किट्स भी परोसती है। आहा, मजा ही आ गया भाई। इतनी बढ़िया चाय तो हमने कभी भी आपन जिंदगी में नहीं पी। हमका एक और ठो कप चाय दे दो और नान खटाई बिस्किट भी दे दो। काबिले तारीफ है भाई, वाकई आपकी चाय शगुन जी। इतनी स्वादिष्ट चाय आप कैसे बना लेती हो? ऐसी कौन सी पत्तियां मिलाती हो इसमें?
शुक्रिया भाई साहब, लेकिन अगर मैं अपनी चाय बनाने की पूरी सूची आपको बता दूंगी तो फिर मेरे दुकान पर कोई चाय पीने ही नहीं आएगा। वो बात भी है। अब तो मैं रोजाना सुबह दफ्तर जाते समय और शाम को दफ्तर से लौटते समय यहीं पे चाय पीऊंगा अपनी जानू के साथ। क्यों जानू? हाँ जानू, अब तो ये चाय की दुकान हम दोनों का लव अड्डा बन गई है। अब से हम दोनों यहीं पर आकर चाय की डेट करेंगे जानू। ओके माय डियर जानू। ये लो तुम दोनों के लिए स्पेशल कपल्स वाली चाय और ये दिल के आकार वाला बिस्किट। खाओ पियो और मजे करो। और हाँ, तुम दोनों के प्यार को किसी की भी नजर ना लगे। तू 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 तू। ओह हाउ स्वीट। जानू चलो, ये हाथ वाला बिस्किट हम दोनों साथ में खाएंगे, इसे तोड़ेंगे नहीं। शगुन जी, आप बहुत ही अच्छी हो, थैंक यू अपनी चाय की दुकान खोलने के लिए। अब से तो मैं और मेरा जानू बेबी शोना हम दोनों यहीं पर डेरा जमा कर बैठा करेंगे। ये मेरी वाली कुछ ज्यादा ही बोलती है, इसे नजरअंदाज कीजिए शगुन जी। शगुन अपनी चाय की दुकान पर चाय बेच बेच कर बहुत से पैसे कमाने लगती है। मुझे मसाला चाय और बन मस्का। मुझे कश्मीरी कहवा। मुझे कश्मीरी कहवा चाहिए। शगुन की बढ़ती प्रगति को देख अभिषेक को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो एक दिन यूं ही जब नुक्कड़ से गुजर रहा होता है तभी वो शगुन की चाय की दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार देखता है और शगुन को अकेले ही सारे ग्राहकों को संभालते हुए देखता है। ये दृश्य देख उसकी आंखें नम हो जाती हैं। रात में जब शगुन घर आती है तभी अभिषेक उसके हाथ में एक कागज पकड़ाता है। अब ये क्या है अभिषेक? कंपनी का ऑफर लेटर। मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली है, मुझे नौकरी लग गई है। क्या? सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। माँ जी, कृष्णा जी को माखन का कनस्तर चढ़ाएंगे आज भोग में। हाँ शगुन बहू, जरूर। शगुन मुझे माफ कर दो, तुम्हारे इतने कहने के बावजूद भी मैंने तुम्हारी नहीं सुनी। झूठ की बुनियाद पर तुमसे शादी की, लेकिन तुम्हें चाय की दुकान पर इतनी मेहनत और इतनी जज्बे के साथ काम करते देख मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि इतने सालों तक मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा था। मुझे माफ कर दो शगुन, लेकिन अभी मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा और हम दोनों साथ मिलकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। शगुन अभिषेक की बातों को सुनकर भावुक हो जाती है और वो उसे कस के गले लगाती है। अभिषेक अपनी नई नौकरी पर जाने लगता है और सुहासिनी और शगुन दोनों चाय की दुकान संभालते हैं। हालांकि शगुन सुहासिनी को चाय की दुकान पर कुछ काम करने नहीं देती और सब कुछ खुद ही संभालती है। कनौजपुर कहकर एक गांव में रीमा अपनी सास मधुमालती के साथ रहा करती थी। रीमा के पति का नाम निहार होता है और ससुर का नाम अमिताभ। पूरा परिवार बहुत खुशी से एक साथ रहता था। ये लीजिए ससुर जी, ये आपके पसंदीदा मालपुए, और निहार जी आपके फेवरेट छोले भटूरे। आहा, आज तो खाने में मजा ही आ गया। माँ, रीमा बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। हाँ रीमा बहू, तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। ये लो बहू, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए शगुन, इसे हमारा आशीर्वाद समझकर रख लो। अमिताभ रीमा को एक लिफाफे में कुछ पैसे डालकर देता है। लेकिन ससुर जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप और सासू माँ तो, आप दोनों का हाथ मेरे सर पर ही है, इसीलिए आप दोनों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, मैं जानती हूँ। कितनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है मुझे। सच में मैं बहुत भाग्यवान हूँ। भगवान ऐसी बहू हर सास को दे और ऐसी बीवी भी हर किसी को दे। अमिताभ और निहार दोनों बाप बेटे के गहनों का कारोबार पूरे गांव में मशहूर होता है और दोनों ही कड़ी मेहनत करके खूब पैसे कमा लेते हैं। ये लो मधुमती, ये लो रीमा बहू, हमारी ज्वेलरी की कंपनी के ब्रांचेस अब शहर में भी खुलने वाले हैं। बिजनेस एक्सपेंड होने की खुशी में पापा ये आपको दे रहे हैं। माँ रीमा, जाओ जाकर जल्दी से कुछ मीठा बनाओ और भगवान जी का भोग लगाओ।
अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। कंग्रेचुलेशंस। इस खुशी के मौके पर तो मैं कान्हा जी को एक पूरा बड़ा माखन का कनस्तर भोग में चढ़ाऊंगी। मधुमालती मंदिर में कान्हा जी को माखन का कनस्तर भोग लगाती है और पूरा परिवार मिलकर पूजा आरती करता है। परिवार में खुशियों ने दस्तक अभी दी ही थी कि तभी एक दिन अचानक से निहार और अमिताभ की मौत हो जाती है, वो भी एक बस एक्सीडेंट में। उनकी डेड बॉडीज को वहां की वहां ले जाया जाता है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मधुमालती और रीमा दोनों ही पूरी तरह टूट जाते हैं। नहीं नहीं अमिताभ जी, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। आखिरी बार देखा भी नहीं आपको। मेरा बेटा, मेरा निहार, क्या हो गया ये? अब हम दोनों कैसे जिएंगे आप दोनों के बगैर? लौट आइए ना। दोनों सास बहू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ दिन बाद उन्हें उस घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनके घर की जगह पर एक अमीर आदमी अपना शोरूम बनवाना चाहता है। दोनों दुखी और बेसहारा सास बहू अब यहाँ से वहाँ दर दर भटकती हैं। रीमा, हमें जेठ जी यानी तेरे ताऊ अमिताभ जी के बड़े भाई सुरेंद्र जी से मदद लेनी चाहिए। ऐसे कठिन समय में अपने साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? हाँ सासू माँ, ठीक है, चलिए। रीमा और मधुमालती दोनों ही सुरेंद्र के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। जेठ जी हमारी मदद कीजिए। अमिताभ जी और निहार के जाने के बाद हमारा हाल बेहाल हो चुका है। खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है। हाँ ताऊ जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमें कुछ दिन आपके यहाँ रहने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन मदद के हाथ बढ़ाने की जगह सुरेंद्र तो मधुमालती और रीमा पर गुस्से से चिल्ला पड़ता है। अरे निकल जाओ यहां से। मैं तुम दोनों की कोई मदद नहीं करने वाला। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। चलो चलो, दफा हो जाओ यहां से। सुरेंद्र उन दोनों को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। बेचारी सास बहू अब जंगल की एक झोपड़ी में रहने लगती हैं। एक रोज वो जंगल में कुछ मुर्गियों को आते हुए देखती हैं। वो मुर्गियां बड़ी ही खुशी से उन दोनों के पास आती हैं और उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। अरे, ये मुर्गियां हैं कि हमसे अलग होने का नाम ही नहीं ले रही। हटो। इन्हें हम हमारे पास ही रख लेते हैं। लगता है हमारी ही तरह इनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ सासू माँ, आप सही कह रही हो। इनके अंडों से हम ऑमलेट ठेला भी खोल सकते हैं। मैंने देखा है, स्टेशन के पास कई सारे ठेले हैं जहाँ के लोग उन ठेलों के जरिए बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। सच में बहू, अगर ऐसी बात है तो ये तो किस्मत ने ही इन मुर्गियों को हमारे पास भेजा है। दोनों सास बहू अपना ऑमलेट ठेला खोलने का तय करती हैं और दोनों ही साथ मिलकर ऑमलेट बनाती हैं और ठेले पर बेचती हैं। ऑमलेट ले लो, ऑमलेट, मजेदार और स्वादिष्ट ऑमलेट। करिए अपने दिन की एक मस्त मगन शुरुआत। खाकर हम दोनों सास बहू के ये शानदार स्पेशल ऑमलेट, तरह तरह के फ्लेवर से बना हुआ, स्वाद ऐसा कि मन मचल जाए। रीमा और मधुमालती दोनों सास बहू के ऑमलेट ठेले पर ग्राहकों का आना जाना शुरू हो जाता है और ग्राहकों को उनका ऑमलेट बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगता है। अरे वाह, ऐसा ब्रेड ऑमलेट तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं खाया। अरे वाह, मजा ही आ गया। हाँ, आपका यह ऑमलेट ठेला किसी ढाबे से कम नहीं। इतनी अच्छी तरह से ग्राहकों को बैठने की सुविधा भी कर रही हैं। ऊपर से इतना स्वादिष्ट ऑमलेट। आय हाय हा। और क्या चाहिए जिंदगी में, है? मैं तहे दिल से ये आशा करता हूं कि आप दोनों सास बहू अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करो। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। मधुमालती और रीमा ऑमलेट ठेला के जरिए ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं। वो अब एक अच्छे से मकान में रहने लगते हैं और उन्होंने सारी मुर्गियों को आंगन के केज में रखा होता है। लेकिन एक दिन अचानक से उनके ठेले को कोई जला देता है और रातों रात सारी मुर्गियां भी गायब हो जाती हैं। रीमा और मधुमालती बहुत घबरा जाते हैं।
हे भगवान, हमारा ठेला जलकर राख हो गया सासू माँ। नहीं, ऐसा कैसे हो गया? हमारी सारी मुर्गियां भी गायब हो गई हैं। दोनों सास बहू बिलक बिलक कर सर पर हाथ रखकर रोती हैं। दोनों बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त हो जाती हैं। तभी रीमा को जमीन पर एक लॉकेट गिरा हुआ मिलता है। सासू माँ ये देखिए, ये लॉकेट, ये तो ताऊ जी का लॉकेट है। जब हम उनके यहाँ गए थे तभी मैंने ये उनके गले में देखा था। तो इसका मतलब कहीं जेठ जी ने ही हमारे ऑमलेट ठेला को आग तो नहीं लगाई ना? चल बहू, हम उनसे पूछ कर ही रहेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। गुस्से में कुछ ऐसा मत कीजिए सासू माँ, हो सकता है कि। नहीं रीमा बहू, जेठ जी और अमिताभ जी, इन दोनों का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। जेठ जी मेरे पति की तरक्की से जलते थे और इसीलिए उनसे बात नहीं किया करते थे ज्यादा। और अब हम दोनों भी अपने जीवन में तरक्की करने लगे हैं, तो फिर अब वापस वो हमारे रास्ते का कांटा बन रहे हैं। रीमा और मधुमती सुरेंद्र के घर के पास जाते हैं और खिड़की से देखते हैं कि सुरेंद्र ने एक खुफिया रूम में अमिताभ और निहार को किडनैप कर रखा है। अमिताभ, निहार, तुम दोनों की बीवियां बेचारी विधवा बन चुकी हैं, लेकिन उन्हें ये असलियत पता ही नहीं है कि तुम दोनों तो असल में जिंदा हो। लेकिन अब तुम दोनों उम्र भर यहां तड़पते रहोगे और मेरे गुलाम बनोगे। बहुत बड़ा आदमी बन रहा था ना तू अमिताभ? अब सड़ यहां पर, और बाहर भी तेरी बीवी बहू को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। अरे छोड़ दे मेरी बीवी और बहू को। ताऊ जी प्लीज प्लीज, माँ और रीमा को कुछ मत करो, उन्हें चैन से जीने दो। ये सब देखकर मधुमालती और रीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमिताभ जी और निहार जिंदा हैं? इसका मतलब जेठ जी हमें इतना बड़ा धोखा दे रहे थे। लेकिन अब और नहीं, अब सुरेंद्र का खेल खत्म। वो दोनों फौरन पुलिस को बुलाते हैं और सुरेंद्र को गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। ये कहीं का ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरा परिवार अब फिर से एक हो जाता है और तो और दोनों सास बहू को उनकी मुर्गियां भी सुरेंद्र के आंगन में वापस मिल जाती हैं। दोनों सास बहू ऑमलेट बेचना नहीं छोड़ती और पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है। मदन एक 67 साल का गरीब बूढ़ा आदमी था जिसका गांव में एक छोटा सा ढाबा था। मदन अपने बेटे धीरज और बहू बेला के साथ रहा करता था। धीरज और बेला को एक छोटा बेटा था जिसका नाम पिंकू था। मदन इस उम्र में भी काफी मेहनती और परिश्रमी था। मदन के हाथ का खाना सभी को पसंद आता और सभी उसके हाथ के खाने की सराहना करते। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया ये कड़ी चावल खाकर। मतलब कोई इतना अच्छा खाना कैसे बना सकता है भला? मुझे तो मेरी दादी माँ की याद आ गई। अरे वाकई, मैं मदन काका, आपके हाथ का खाना दुनिया का सबसे बेस्ट खाना है। शुक्रिया बेटा, लो और खाओ। ये लो, पानी भी लो वरना ठसका लग जाएगा बेटा। मदन बहुत ही ईमानदार और नेक किस्म का व्यक्ति था। वो हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो हर सुबह हनुमान जी के मंदिर जाता और उन्हें मलाई मिश्री की मिठाई बनाकर भोग चढ़ाता और चमेली का तेल भी चढ़ाता। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी, मैंने आपसे बस इतनी सी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चों को खुश रखिए और हर तरफ खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखिए, और मुझ बूढ़े को ताकत और हिम्मत दोनों दीजिए ताकि मैं अपने ढाबे को सही से चला सकूं और इस उम्र में भी अपना गुजारा कर सकूं। मदन जितनी भी कमाई करता वो सारा पैसा धीरज और बेला को दे देता और खुद के लिए कुछ भी नहीं रखता। पर जब दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उससे ज्यादा काम नहीं हो पाता। एक दिन ढाबे पर मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। क्या करूं? आज तो मैंने कुछ पैसे भी नहीं कमाए, बोनी भी नहीं हुई। अगर खाली हाथ घर गया तो धीरज और बेला बहू मुझे खूब सुनाएंगे।
हे बजरंगबली, हिम्मत दो। लेकिन जब मदन ढाबे में गैस ऑन करने जाता है तभी उसका हाथ कांपने लगता है और उससे ठंड लगने लगती है। मदन को तेज बुखार चढ़ जाता है जिसके कारण वो लगातार 3 दिन तक बिस्तर पर ही रहता है। बस लेटे लेटे पलंग तोड़त रही। 3 दिन हुई गवा, लेकिन ई बुढ़ऊ ने घर में 1 ठो रुपया तक ना ही कमा के दिया। सभी के अलग अलग नखरे हुवत है। माफ कर दो बेला बहू, लेकिन मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है। मैं ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। मेरी परिस्थिति को समझो बेला बहू। अरे क्या समझे आपकी परिस्थिति को पापा? हमने क्या आपका ठेका ले रखा है जो आपको यूं ही संभालते बैठेंगे? चुपचाप ढाबे पर जाओ और कमाई करो और घर में पैसे ला कर दो, वरना कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में रहने की। समझ गए आप? मदन को धीरज और बेला की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो मौन रहता है और कुछ नहीं बोलता। मदन की तबीयत इतनी गंभीर रूप से खराब होने के बावजूद भी वो ढाबे पर खाना बनाने जाता है। वो ढाबे में रखी हनुमान जी की तस्वीर के सामने भावुक होकर कहता है, बजरंगबली, देखिए ना क्या दिन आ गए हैं। जिस धीरज को मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही धीरज मुझे इस बुरी हालत में भी काम पर भेज रहा है। मैंने तो कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा बड़ा होने के बाद मेरे साथ इस तरह से पेश आएगा। ये सोचते हुए और ये कहते हुए ही मेरा दिल कितना टूट रहा है और मेरी आंखें कितनी नम हो रही हैं, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अंदर ही अंदर से मदन को धीरज और बेला के व्यवहार से बहुत ठेस पहुंची थी। वो हनुमान जी के सामने अपना दुख बांटकर रो रहा होता है। तभी वहां पर सरपंच का आदमी आता है और कहता है, अरे मदन काका, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बजरंगबली तुम्हारा खूब भला करे। तुम सरपंच साहब के आदमी हो ना? कहो ना, कैसे आना हुआ? सुना है सरपंच साहब की बेटी जमुना का ब्याह हो रहा है। जी हाँ, दरअसल एंड टाइम पर कैटरर्स वाले के आदमियों की तबीयत खराब हो गई है। अब आप पर ही सारी उम्मीद है। आप ही अब सरपंच जी की बेटी की शादी का खाना बनाकर दे दो। मना मत करना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मदन काका। लेकिन बेटा। अरे आपको पूरे 60,000 रुपए मिलेंगे अगर आप मान जाओ तो। काका मना मत कीजिए, भगवान के लिए मना मत कीजिए। पूरे गांव में आपसे ज्यादा अच्छा खाना और कोई नहीं बनाता, कोई भी नहीं। इसलिए मैं सीधे आपके पास ही चला आया हूं। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुनो। कल शाम तक सारा खाना बन जाना चाहिए काका, मैं इंतजार करूंगा। चलिए चलता हूं, अपना ख्याल रखिए। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। मदन की तबीयत थोड़ी देर बाद और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो सरपंच की बेटी जमुना की शादी के खाने का ऑर्डर लेकर चिंता में पड़ जाता है। अरे मेरी तबीयत तो समय के साथ साथ और भी खराब होती जा रही है। अब मैं क्या करूं? कल ऑर्डर देना है। हे बजरंगबली, अब आप ही मुझे इस घनघोर दुविधा से बाहर निकाल सकते हो। मदन जब रात में फिर से धीरज और बेला को कुछ पैसे नहीं दे पाता, तभी धीरज और बेला उसे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। धीरज बेटा, तू अपने ही बाप को घर से बाहर निकाल रहा है। ऐसा मत कर बेटा। इस अधेड़ उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तबीयत तो देख बेटा, मेरी हालत तो देख। इतनी कपकपाती हुई ठंड में मैं कैसे रहूंगा? जाइए और उसी ढाबे में जाकर रहिए जहां पर आप अपने पैसों को छुपा कर रखते हैं। हमका अच्छी तरह पता है आप बहुत पैसा कमावत हो, लेकिन हमका फूटी कौड़ी तक नहीं देते। आपको क्या लगा कि हम बेवकूफ हैं? हमें कुछ समझ नहीं आता है? ये तुम क्या कह रहे हो बेला बहू?
तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक मैंने जो कुछ भी कमाया है तुम लोगों पर ही लुटाया है। तुम सब मेरे बच्चे हो, भला मैं ऐसी घिनौनी हरकत क्यों करूंगा। बस बहुत हुआ। अब आप चले जाइए यहां से। आपको फ्री फंड में हम पाल नहीं सकते। अपना गुजारा अब आप खुद ही कर लीजिए। जाइए पापा। मदन को बहुत बुरी तरह घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मदन बेचारा कड़ाके की ठंड में यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगता है और लौटकर वो अपने छोटे से ढाबे में ही चला जाता है। वो रात भर बिलक बिलक कर रोता है। अगली सुबह जब वो ढाबे पर खाना बनाने की कोशिश करता है तभी वो फिर से असफल रह जाता है। उसका सर चकराने लगता है। हनुमान जी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे आज शाम तक इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करके देना है। कल रात को जो धीरज और बेला बहू ने मेरे साथ किया, उसके टेंशन से तो मेरी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई है। मदन को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है और वो चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर जाता है। समय बीत जाता है और सुबह से शाम हो जाती है। मदन को होश आता है और जब उसकी आंख खुलती है तभी वो देखता है कि ढाबे पर सरपंच की बेटी की शादी का खाना पहले से तैयार है। इतना सारा खाना बनने में तो पूरे 12 से 14 घंटे लग जाते। लेकिन ये इतने कम समय में कैसे हुआ और किसने किया। मदन ढाबे के बाहर आता है और देखता है कि एक बंदर ढाबे के बाहर संदूक रखकर भाग जाता है और जब मदन उस संदूक को खोलता है तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं होती हैं और हनुमान जी की तस्वीर भी। ये क्या? इसका मतलब ये सारा चमत्कार हनुमान जी का है। ये बंदर, ये मुद्राएं। पड़ोस का बिरजू मदन को आकर कहता है, अरे क्यों मदन काका, ढाबे पर नया आदमी रख लिया है क्या? आज सुबह से कोई आदमी यहाँ पर खाना पका रहा था, इसलिए पूछ रहा हूँ। बिरजू की ये बात सुनकर मदन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं, उसके हनुमान जी ही थे। जय हो बजरंग बली की। इसका मतलब मेरे ढाबे पर साक्षात हनुमान जी आए थे। मैं तो धन्य हो गया, सच में धन्य हो गया। जय हो बजरंग बली। मदन फौरन हनुमान जी के मंदिर जाता है और हनुमान जी को धन्यवाद कहते हुए वो उनकी आरती गाता है और पूजा आराधना करता है। उन स्वर्ण मुद्राओं से वो एक बड़ा बंगला खरीदता है और उसमें आराम से रहता है और अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट भी खोलता है। इस तरह एक सच्चे भक्त की भक्ति का फल उसे मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।